हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2500 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4000 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो 2500 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी विषैली गैस है, यानी इनमें से सभी विषैली गैस है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पुनः चक्रण द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कागज का, बी ऑप्शन है कोयला का, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम का, डी ऑप्शन है वन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुनः चक्रण द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो कागज का पुनः उपयोग किया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ए ऑप्शन है समताप मंडल में, बी ऑप्शन है जल मंडल में, सी ऑप्शन है स्थल मंडल में, डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मांसाहारी, बी ऑप्शन है शाकाहारी, सी ऑप्शन है सर्वभक्षी, डी ऑप्शन है उभयचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे क्या कहा जाता है।
तो सर्वभक्षी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। ए ऑप्शन है नर, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो नर जननांग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, बी ऑप्शन है समभोजी पोषण, सी ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मीथेन एक उत्तम ए ऑप्शन है ईंधन है,
बी ऑप्शन है घोलक है, सी ऑप्शन है कीटनाशक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन एक उत्तम क्या है, तो ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है बेंजीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षारीय धातु, डी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपधातु कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है जिंक का, सी ऑप्शन है कॉपर का, डी ऑप्शन है सोडियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दांतों को साफ रखने वाला दंत मंजन प्रायः होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण युक्त, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ रखने वाला दंत मंजन प्रायः होता है, तो लवण युक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है आवेशहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टर्ड ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।